हेलो दोस्तों, आज से हम नेट जेआरएफ के लिए जो उपयोगी प्रश्न हैं उन पे बात करेंगे और मैं कोशिश करूँगा कि जो बिल्कुल रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं जो हर बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो आपको बता सकूँ। और ये मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स हैं जो मैंने पिछले सालों में जितने प्रश्न आए हुए हैं उनकी एक सूची तैयार की है। उसमें से जो इम्पोर्टेंट तथ्य मुझे मिले हैं वो मैंने उसके नोट्स बनाए हैं और उन सबको मैं आपके साथ आज साझा करूँगा। तो ये वीडियो छोटी होगी, 10-15 क्वेश्चंस होंगे, पर धीरे धीरे मैं इसमें डेली अपडेट करता रहूँगा और देखते हैं कहाँ तक आपके लिए सही सिद्ध होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो हेमचंद्र एक जैन आचार्य थे, राइट, और कवि हैं और इन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट से रचनाएं रची जैसे कुमारपाल चरित्र, प्राकृत व्याकरण, छंदोनुशासन, देसी नाममाला कोश आदि। इसमें जो प्राकृत व्याकरण है, इन्होंने जो प्राकृत भाषा है उसका व्याकरण इन्होंने लिखा है। इसी वजह से इन्हें प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है, क्योंकि पाणिनि ने भी संस्कृत की व्याकरण लिखी थी, इस वजह से इन्हें प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। और आपको प्राकृत के बारे में मैं हल्की सी सूचना दे दूं कि सबसे पहले तो आप जानते हैं कि वैदिक संस्कृत थी, फिर वैदिक के बाद लौकिक संस्कृत आई। संस्कृत का जब अपभ्रंश हुआ तो वो पाली बनी, पाली से प्राकृत बनी, प्राकृत से अपभ्रंश बनी और अपभ्रंश से अवहट और पुरानी हिंदी, फिर हिंदी। तो इस क्रम में ये चला आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 में इस्टेब्लिशमेंट हो गया, वेलेजली ने किया। अब क्योंकि अंग्रेज़ आ गए थे और अंग्रेज़ों को इंडिया पे अगर रूल करना है तो सबसे पहले उन्हें यहाँ का कल्चर समझना होगा और किसी भी देश का कल्चर समझने के लिए वहाँ की भाषा का ज्ञान बहुत ज़रूरी है। इसलिए इस कॉलेज की स्थापना हुई। इसमें जो पहले प्रोफेसर आए वो गिलक्रिस्ट या गिलक्राइस्ट कह सकते हैं आप, जो पहले प्रोफेसर थे। इनकी एक महत्वपूर्ण रचना ए ग्रामर ऑफ द हिंदुस्तानी लैंग्वेज बहुत ही फेमस है। इनकी एक और रचना फेमस है, ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी। तो ये फोर्ट विलियम कॉलेज का यही उद्देश्य था। अब देखिए कि 1764 में बैटल ऑफ बक्सर का युद्ध लड़ने के बाद 30-40 साल के अंदर ही उन्होंने इस कॉलेज को बना दिया। तो इसकी बहुत अहमियत है फोर्ट विलियम कॉलेज की। हिंदी को खड़ी जो हमारी बोली है उसको इस्टेब्लिश करने में इस कॉलेज का बहुत बड़ा योगदान है। लल्लू लाल और सदल मिश्र जैसे लोग इस कॉलेज से संबद्ध रहे हैं, जिन्होंने हिंदी साहित्य को प्रगति प्रदान की है। नेक्स्ट हमारे इम्पोर्टेंट कवि आते हैं जायसी के जो गुरु थे वो शेख मोहिदी थे। ये शेर शाह के समकालीन हैं। इन्होंने पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरानामा, मसलानामा, कन्हावत आदि लिखी है। जायसी, आपको पता है कि भक्ति आंदोलन जो चला था उसमें 2 वर्गों में बांटा गया था उसे, सगुण में और निर्गुण में। निर्गुण और सगुण। तो निर्गुण में जो 2 धाराएं बनी थी, एक बनी थी संत काव्य धारा, दूसरी बनी थी सूफी काव्य धारा। तो सूफी के कवि हैं जायसी ने पद्मावत लिखी जो कि हमारे कोर्स में भी है। पद्मावत के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये मसनवी शैली में लिखी हुई है। मसनवी शैली क्या होती है? मसनवी शैली में ये होता है कि पूरी की पूरी रचना एक ही छंद में होती है, वो सर्गों में विभक्त नहीं होती है। रचना के प्रारंभ में ईश्वर की स्तुति होती है, जो राजा हैं, जो उस समय के शासक हैं, उनकी स्तुति होती है। तो इस प्रकार से ये एक फ़ारसी शैली में लिखा हुआ, फ़ारसी की जो मसनवी शैली है उसमें रचना लिखी गई है पद्मावत। कबीरदास का जन्म याद रखिए 1398 काशी में। इनके गुरु रामानंद और जो मुस्लिम्स हैं वो इन्हें शेख तकी इनके गुरु मानते हैं। इनके जो शिष्य थे धर्मदास, उन्होंने इनकी रचनाओं का संकलन किया बीजक में। कबीरदास भी रामानंद परंपरा में हैं अगर, तो रामानंद परंपरा में जितने शिष्य थे वो सगुण को मानने वाले थे। कबीरदास रामानंद की परंपरा में होने के बावजूद निर्गुण थे। हालांकि इन्होंने राम शब्द लिया,
लेकिन इनके राम निर्गुण हैं। अच्छा, निर्गुण का मतलब यहाँ पे ये नहीं होता है कि निर्गुण जिसमें गुण ना हो, बल्कि निर्गुण का मतलब जिसकी व्याख्या हम गुणों से ना कर सकें, वो गुणातीत होता है। हम बता ही नहीं सकते कि वो कैसा है, काला है, गोरा है, 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, पर ये है कि कोई है। हम उसे राम नाम इन्होंने लिया, पर उपासना जो इन्होंने की वो निर्गुण के रूप में की। नेक्स्ट हैं हमारे कवि भवानी प्रसाद मिश्र। इनकी कविता गीत फरोश 1956 में, ये हमारे कोर्स में है। इनका जन्म 1914, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था, याद रखिएगा। भवानी प्रसाद मिश्र जी का जन्म है। सहजता का कवि कहा जाता है इन्हें, खुद को ही कहा है इन्होंने। इनकी और भी कविताएं हैं, चकित है दुख, गांधी पंचसती, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, अनाम तुम आते हो, संपत्ति और कालजयी। मैथिली शरण गुप्त, इनके बारे में ये बहुत ही महत्व रखते हैं हिंदी साहित्य में, क्योंकि जब खड़ी बोली इंट्रोड्यूस हुई तो भारतेंदु युग में भी खड़ी बोली गद्य में ज़्यादा प्रचलित हुई। पद्य में या कविता के रूप में वो नहीं लिखी जा पा रही थी। यहाँ तक कि उस समय के जो कवि थे उन्होंने ये भी कहा कि खड़ी बोली से कविता की ही नहीं जा सकती। तो ये जो भ्रम था इसको दूर किया मैथिली शरण गुप्त ने। ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जो सरस्वती पत्रिका के संपादक थे, उनके मार्गदर्शन से इन्होंने कई सारी कविताएं लिखी जो खड़ी बोली में लिखी और बहुत ही प्रसिद्ध हुई। रंग में भंग 1909 से शुरुआत हुई, जयद्रथ वध 1910, पंचवटी 1925, भारत भारती 1912। भारत भारती को पढ़ के ही महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्र कवि कहा। तो भारत भारती इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। यशोधरा जिसमें महात्मा बुद्ध की जो पत्नी है यशोधरा का विरह वर्णन है। इनकी बहुत सारी कविताओं में आप पाएंगे कि इतिहास में उन पात्रों को जिन्हें उचित महत्व नहीं मिल पाया, उन पे उतना प्रकाश नहीं डाला गया जितना उन पे डालना चाहिए था। ये काम मैथिली शरण गुप्त ने किया। उनकी आप यशोधरा में ये चीज़ देख सकते हैं आप। उनकी जय भारत 1952, विष्णुप्रिया 1937। भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनके नाम से तो युग ही चल रहा है। नाटक देखेंगे तो भारतेंदु हरिश्चंद्र पूर्व, भारतेंदु हरिश्चंद्र युग और उनके बाद का नाटक। इनकी पहली नाटक विद्यासुंदर पूछा जाता है। इनके अन्य नाटकों में वैदिकी हिंसा न भवती 1873, विशिष्य विस्मौतधम 1876, प्रेम जोगिनी 1875, चंद्रावली 1876, भारत दुर्दशा हमारे सिलेबस में है 1880, नील देवी 1881, सती प्रताप 1883। ये इनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं नाटक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी भी लिखना भूल गया। इनके बिना तो साहित्य इतिहास ही अधूरा है। इन्होंने पहला ऐसा प्रयास किया था जो सफल हुआ साहित्य लिखने में, हिंदी का साहित्य लिखने में। और इनका जो चिंतामणि जो निबंध संग्रह है वो 4 भागों में संपादित हुआ। पहले के संपादक खुद रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इसमें जो निबंध हैं वो रसात्मक बोध के विविध रूप, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्यवाद, काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था। इस पे क्वेश्चन पूछा गया है। वो क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है कि इन तीनों के नाम दिए गए हैं और एक और नाम दिया गया है और पूछा गया है कि इनमें से कौन सा निबंध चिंतामणि भाग 1 में नहीं है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने 1945 में जो संकलन किया उसमें काव्य में रहस्यवाद और काव्य में अभिव्यंजनावाद। चिंतामणि भाग 3 नामवर सिंह जी ने 1983 में संपादित किया और नामवर सिंह का अभी जल्द ही देहांत हुआ है। भाग 4 में भाग 4 है इनका वो कुसुम चतुर्वेदी और ओम प्रकाश सिंह जी ने संपादित किया। शब्द शक्ति क्या होती है? शब्द शक्ति किसी शब्द को उस शब्द को देख के उसका अर्थ समझने की जो शक्ति है वो शब्द शक्ति है। वो 3 तरह की हो सकती है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना में। हम 3 तरह के शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। या तो हम अभिधा में बात करते हैं। अभिधा में मतलब जो बात जैसी कही जाए उसे अनुभूतियों के थ्रू या फिर महसूस करके हम तुरंत जान पाते हैं कि हाँ ये बात कही जा रही है, वो अभिधा है। कोई रुकावट नहीं, कोई बाधा नहीं समझने में। लक्षणा का मतलब ये होता है वो बात तो है पर उससे कुछ और बताया जा रहा है। जैसे आपके मुहावरे हो गए या लोकोक्तियाँ हो गई, वो आपके लक्षणा के एग्जाम्पल हैं।
व्यंजना, व्यंजना का मतलब जो लिखा गया है उससे बिल्कुल इतर कुछ अलग ही अर्थ दे रहा है अगर वो शब्द, तो वो व्यंजना होती है। जैसे आपने देखा होगा कि आप कोई कविता पढ़ रहे हैं तो कविता में उसके अर्थ बिल्कुल भिन्न हैं, जो वो कह रहा है उस कॉन्टेक्स्ट में जाके कुछ अलग ही बात कही जा रही है, वो व्यंजना होती है उसकी। भरत मुनि की बात करते हैं। भरत मुनि का जो सबसे प्रसिद्ध रचना है उनकी नाट्य शास्त्र है, इसको उन्होंने पंचम वेद कहा। संस्कृत काव्य शास्त्र के ये प्रथम आचार्य हैं। रसों की संख्या इन्होंने 8 मानी है, याद रखिए। इन्हीं के साथ दंडी को भी याद कर लीजिए, दंडी जी ने भी रसों की संख्या 8 ही मानी है। काव्य हेतु, काव्य हेतु का मतलब काव्य के सृजन के लिए क्या क्या आवश्यक होता है, इसे हम काव्य हेतु कहते हैं। तो प्रतिभा जरूरी है, व्युत्पत्ति जरूरी है और अभ्यास जरूरी है। लेकिन अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग तरह से इसको परिभाषित किया है। जैसे कि आचार्य भामह, जिन्होंने काव्य अलंकार की रचना की, ये मानते हैं कि प्रतिभा ही जरूरी है काव्य हेतु के लिए। काव्य हेतु मतलब काव्य की रचना के लिए। इनका जो सूक्ति है वो है शब्दार्थो सहितो काव्यम। आचार्य जगन्नाथ भी प्रतिभा को ही मानते हैं काव्य हेतु, और आचार्य दंडी हैं, ये तीनों को मानते हैं कहीं ना कहीं। प्रतिभा क्या होती है? जो जन्मजात आपके अंदर होती है, वो गुण है आपका कि आप कोई कविता रच सकते हैं। व्युत्पत्ति का मतलब ये है कि आप कई सारे ग्रंथ पढ़ के, कई सारी रचनाएं सीख के, अपने गुरुओं से आप काव्य करना सीख जाएं, यह है व्युत्पत्ति। अभ्यास क्या होता है कि आपने कोई चीज़ लिखी और उसका अभ्यास करते गए और आप अभ्यास करने लगे और काव्य की रचना होती गई। तो इन 3 पक्षों में से जो आचार्य भामह हैं आपके, जिनकी फेमस जो ग्रंथ है काव्य अलंकार, वो प्रतिभा को मानते हैं काव्य हेतु। ये पूछा जाता है। आचार्य जगन्नाथ प्रतिभा को ही मानते हैं। जो आचार्य दंडी हैं वो इन तीनों को प्रतिभा काव्य हेतु मानते हैं कि प्रतिभा भी चाहिए, व्युत्पत्ति भी चाहिए और अभ्यास भी चाहिए, तब आप काव्य हेतु कर सकते हैं। आचार्य दंडी की जो प्रसिद्ध पुस्तक है जो पूछी जाती है वो है काव्यादर्श, तो याद रखिएगा। और इसी काव्य हेतु को जो आचार्य वामन है वो काव्यांग कह के बुलाते हैं। और इन्होंने जो काव्य हेतु के लिए लोक को, विद्या को, प्रकीर्ति को, इन 3 को अंग माना है। आचार्य मम्मट की अगर बात करें तो आचार्य मम्मट प्रतिभा को या शक्ति को, निपुणता को या अभ्यास को काव्य हेतु मानते हैं। और जो आज के सेशन का आखिरी सवाल है वो है तुलसीदास जी का। तो तुलसीदास जी ने क्या लिखी थी? रामचरितमानस लिखी थी, हम सभी को पता है। रामचरितमानस 7 खंडों में विभाजित है, ये पता होना चाहिए, जिसमें से उत्तरकांड हमारे कोर्स में है। तो इनका क्रम भी पता होना चाहिए कि शुरुआत से, तो शुरू में तो वो बच्चे रहे होंगे तो बाल कांड, फिर वो अयोध्या में बड़े हुए तो अयोध्या कांड, अयोध्या के बाद उन्हें वन जाना पड़ा तो अरण्य कांड, फिर किष्किंधा कांड, फिर सुंदर कांड, लंका कांड और लास्ट में उत्तरकांड। तो 7 कांड हैं। तुलसीदास की भक्ति पूछी जाती है कि किस तरह की भक्ति ये करते थे, तो भक्ति दास भाव की करते थे ये। और इनकी जो प्रथम रचना है वो वैराग्य संदीपनी है और जो अंतिम रचना है वो कवितावली है। तो आज का सेशन मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। मैं आने वाले टाइम पे और भी वीडियोस लेके आऊँगा, और हिंदी को पढ़ते समय हम उसके कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे, क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट के कितना भी रटा जाए, कितना भी पढ़ा जाए, वो याद नहीं रह जाता। और जैसे ही क्वेश्चन थोड़ा सा डीप में जाके पूछा जाता है तो वहाँ पे हम भूलने लगते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि हम जब किसी चीज़ के बारे में बात करें थोड़ा डिटेल में जाएं। थैंक यू।